माय डियर IAS-PCS एस्पिरेंट्स, मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित हूँ, रिटायर्ड फ्रॉम IAS इक्विवेलेंट रैंक। आई वॉज असिस्टेंट कलेक्टर कम असिस्टेंट कमिश्नर इन कॉमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट, यूपी गवर्नमेंट। आपको इस वीडियो में मैं सिलसिलेवार सब कुछ बताऊंगा। क्वालिफिकेशंस IAS-PCS के लिए, जब मैं PCS कहूँ तो यूपी PCS, बाकी स्टेट के PCS के बारे में नहीं बता रहा हूँ, ये आप स्वयं पता करेंगे। और लेकिन उसके अतिरिक्त मैं आपको महत्वपूर्ण पुस्तकें, प्रारंभ कैसे करें, नोट्स कैसे बनाएं और वैकल्पिक विषय का चयन कैसे करें, हिंदी मीडियम या अंग्रेजी मीडियम, और आपके बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर एक ही वीडियो में दूंगा, जिससे कि जब भी कभी मुझसे कोई बच्चे पूछते हैं तो मैं उनको एक ही वीडियो का लिंक दे दूं और उनको समस्त प्रश्नों का ज्ञान हो जाए। इसलिए वीडियो अंत तक पूरा देखिए, और डबल स्पीड पे हो सके तो ना देखिए, क्योंकि डबल स्पीड पे देखने से इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, आपकी समझ में ठीक से नहीं आता है। इतना समय अपने लिए निकालिए, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, लेकिन डबल स्पीड पे कोई वीडियो देखना वीडियो बनाने वाले का एक तरह से अपमान है। यानी उसके ओरिजिनल वॉइस को ना सुनकर टिल्टेड वॉइस को सुनना गलत लगता है, एक तरह की इंसल्ट है ये। एनीवे, जो आपकी इच्छा है वो आप करें, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप नॉर्मल स्पीड पर पूरा वीडियो देखें और सब कुछ ज्ञान प्राप्त करें एक ही वीडियो में। तो पहली बात तो यह है कि IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इस नाम की कोई परीक्षा नहीं होती। सबसे पहली बात ये, परीक्षाएं जो होती हैं यूपी PCS प्रदेश स्तर पर परीक्षा होती है, जिसका नाम मैं आगे बताऊंगा। IAS कोई परीक्षा नहीं है, IPS कोई परीक्षा नहीं है, इंडियन पुलिस सर्विस की कोई परीक्षा नहीं है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस की कोई परीक्षा नहीं है, इंडियन फॉरेन सर्विस की कोई परीक्षा नहीं है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की परीक्षा अलग होती है। तो बच्चों, IAS, IPS, इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस और इंडियन पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विस, इंडियन अकाउंट सर्विसेज इत्यादि तमाम सारी सेवाएं मिलाकर एक सेवा होती है, एक परीक्षा होती है, जिसको हम कहते हैं सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, CSE। ये सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है, जिसे नॉर्मली लोग UPSC परीक्षा कहते हैं। ये भी गलत टर्म है। UPSC तो साल में 50 परीक्षाएं लेता है, ये UPSC की सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है, CSE। इसके 3 भाग होते हैं, प्रिलिमिनरी, मेंस और इंटरव्यू। प्रिलिमिनरी कोई परीक्षा नहीं है, परीक्षा का मतलब होता है मेंस परीक्षा। परीक्षा में बैठने लायक आप हैं कि नहीं, तो 10 लाख 12 लाख लोग जो बैठते हैं, मेंस में बैठना चाहते हैं, उनको पहले एक छोटी सी परीक्षा आयोजित की जाती है। छोटी सी अच्छी खासी परीक्षा है, UPSC यही मानता है कि बहुत छोटी सी परीक्षा है, इसको आयोजित किया जाता है जिससे कि छांटा जा सके कि आप मेंस देने लायक हैं या नहीं, यानी कि मुख्य परीक्षा, या कहिए कि परीक्षा देने लायक हैं या नहीं। तो प्रिलिमिनरी में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं, MCQs, लेकिन असल में वो ऑब्जेक्टिव टाइप बिल्कुल नहीं होते हैं। एक एक प्रश्न इतना लंबा चौड़ा होता है कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी उनके आगे पानी भरते हैं। ये ध्यान दीजिए कि जब तक आपका कॉम्प्रिहेंशन मजबूत नहीं है, प्रिलिमिनरी एग्जाम आप नहीं पास कर पाएंगे। यही परीक्षा योजना PCS की भी होती है। PCS का मतलब होता है प्रोविंशियल सिविल सर्विस। उत्तर प्रदेश में इस परीक्षा का नाम है सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, इंग्लिश में कंबाइंड स्टेट अपर सबऑर्डिनेट एग्जामिनेशन। पहले 3 परीक्षाएं होती थी, स्टेट सर्विस जिससे मैं सेलेक्ट हुआ था, IAS की उम्र निकल चुकी थी मेरी, तो मैंने PCS दिया। तो स्टेट सर्विस जिससे कि डिप्टी कलेक्टर और डिप्टी SP, असिस्टेंट कमिश्नर, सेल्स टैक्स और 1-2 पोस्ट और होती थी, ये सब हुआ करते थे। फिर दूसरा एग्जाम होता था अपर सबऑर्डिनेट एग्जामिनेशन, और तीसरा एग्जाम होता था लोअर सबऑर्डिनेट। बाद में अपर सबऑर्डिनेट और राज्य सेवा परीक्षा, यानी कि प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा और राज्य सेवा परीक्षा को मिलाकर एक कर दिया गया। तो अब इसका नाम हो गया कंबाइंड स्टेट एंड अपर सबऑर्डिनेट एग्जामिनेशन। अब इससे और तमाम सारी पोस्टें भी भरी जाने लगी हैं। लोअर सबऑर्डिनेट अलग एग्जाम है, समीक्षा अधिकारी, रिव्यू ऑफिसर, ये अलग एग्जाम है। ये PCS परीक्षा बिल्कुल नहीं है।
पहले पीसीएस अपने नाम के आगे लिखने का अधिकार स्टेट सर्विस वालों को था और पुलिस वालों को पीपीएस का। आजकल पीसीएस लिखने का अधिकार सिर्फ एसडीएम को है, यानी जो डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित होते हैं सिर्फ उनको पीसीएस लिखने का अधिकार है और किसी को पीसीएस लिखने का अधिकार नहीं है। कुछ ही डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनमें प्रमोशन होकर आप आईएएस हो सकते हैं। जैसे कि अगर आप एसडीएम हैं तो प्रमोट होकर आप आईएएस हो सकते हैं। मेरे विभाग में अगर आप हैं, यानी कि अगर आप असिस्टेंट कमिश्नर सेल्स टैक्स हैं जो कि कमर्शियल टैक्स है, तो प्रमोट होकर आप कुछ पदों पर पहुंचते हैं जो आईएएस के समकक्ष हैं, जैसे कि मैं पहुंचा। यानी कि वहां पर एक डायरेक्ट आईएएस भी आकर बैठता है समकक्ष पद पर और आप भी बैठते हैं प्रमोट होकर। जैसे कि असिस्टेंट कलेक्टर की पोस्ट है रिकवरी सेल में। इस तरह के कुछ पद हैं जहां पर, ऐसे ही कुछ पद हैं जो जुडिशरी के बराबर भी हैं। जैसे जब आप मेंबर ट्रिब्यूनल होते हैं तो मेंबर ट्रिब्यूनल का लेवल वही है जो लेवल एक हाई कोर्ट के जज का होता है। हाई कोर्ट के जज ट्रांसफर होकर मेंबर ट्रिब्यूनल बनते हैं और हम लोग प्रमोट होकर मेंबर ट्रिब्यूनल बनते हैं। डबल बेंच में दोनों जजेस एक साथ बैठते हैं, हम लोग मेंबर ट्रिब्यूनल के रूप में और हाई कोर्ट के जज भी मेंबर ट्रिब्यूनल के रूप में। तो इसको जो है सदस्य बिक्री कर अधिकरण कहा जाता है। तो इस तरह हम जुडिशियल पोस्ट के बराबर भी होते हैं। कुछ पोस्ट ऐसी होती हैं जो कि आईपीएस के समकक्ष होती हैं और आईएएस के समकक्ष हैं, जैसे एडिशनल कमिश्नर। एडिशनल कमिश्नर कानपुर आईपीएस होता है और एडिशनल कमिश्नर नोएडा आईएएस होता है। तो इस तरह से भी पद हैं अलग अलग सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट में। तो मैं इन्हीं पदों पर रहा हूँ और मैं आईएएस के समकक्ष पद से मैंने रिटायरमेंट वॉलंटरीली 2001 में लिया और 22 साल से मैं आईएएस पीसीएस को पढ़ा रहा हूँ शिखर आईएएस एकेडमी गाजियाबाद के अंतर्गत। अब ऑनलाइन है टोटली ये 2017 से। समय से आगे चलता हूँ। अब परीक्षा योजना क्या है कि प्री मेंस इंटरव्यू है, ठीक है। लेकिन मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि तैयारी पहले आप जो है पर्सनैलिटी की करिए। यू शुड डेवलप ए पर्सनैलिटी। आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। यू शुड डेवलप ए पर्सनैलिटी लाइक मी एंड आई विल टीच यू, आई हैव टॉट यू हाउ टू डेवलप ए पर्सनैलिटी लाइक मी। आप एक अधिकारी जैसी पर्सनैलिटी कैसे डेवलप करते हैं, इसके विषय में बहुत सारे वीडियोस में बना चुका हूं, इस चैनल पर हैं। और मेरा एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का एक अलग बैच भी है 15,000 का, जो 15,000 रुपये का, जो कि 80 वीडियो का बैच है, जिसमें कि असाइनमेंट्स हैं, ऑडियो वीडियो रिटन असाइनमेंट्स भी हैं और अनलिमिटेड समय तक मुझसे संपर्क है, जिसका नाम जो है एक्सट्रीम ऑरा नंबर 3 है। तो वो बैच भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। जानकारी के लिए 95 40 49 74 15 9540497415 व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। पहले आपको पर्सनैलिटी डेवलप करनी चाहिए, तभी आप जो है तमाम चीज़ों से मुक्त होकर तैयारी कर पाएंगे। फिर आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, यानी कि मेंस, यानी कि आपको सिलेबस पूरा करना चाहिए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, संविधान, पब्लिक पॉलिसी इत्यादि का सिलेबस कवर करना चाहिए। तैयारी प्री या मेंस की नहीं होती है बच्चों, तैयारी होती है सिलेबस की। सिलेबस आप तैयार करेंगे तो परीक्षा चाहे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लें तो प्री पास हो जाएंगे, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछ लें तो मेंस पास हो जाएंगे, अगर बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन के आंसर पूछ लें तो निबंध में पास हो जाएंगे, और अगर आमने सामने बिठाकर प्रश्न करें तो आप क्या होंगे, इंटरव्यू में उत्तीर्ण हो जाएंगे। तो जब आप पर्सनैलिटी डेवलप करते हैं तो इंटरव्यू की तैयारी हो गई, जब आप मेंस की लिखने की प्रैक्टिस करते हैं तो मेंस की तैयारी हो गई, सिलेबस तैयार करते हैं, और प्री तो बेटा फ्री है। मेरा सूत्र ये है, आप लोग उल्टा तैयारी करते हैं, पहले प्री की तैयारी करते हैं, सोचते हैं कि प्री में पास हो जाएंगे तो फिर मेंस की तैयारी करेंगे। बेटा जब प्री का रिजल्ट आता है तो 2-2.5 महीने बाद मेंस हो जाता है। 9 पेपर आप कदापि तैयार नहीं कर सकते। प्रिलिमिनरी में ही 30 टॉपिक हैं। अगर एक साल को 30 टॉपिक से डिवाइड किया जाए तो 12 दिन आते हैं एक टॉपिक के लिए। 12 दिन में आप इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी तैयार नहीं कर सकते। इसलिए कम से कम 2-2.5-3 साल आपको तैयारी के लिए देने पड़ते हैं, ये ज़रूरी है। मेरा जो बड़ा बैच है, गोल्ड और प्लेटिनम बैचेस हैं, ये 15 महीने और 18 महीने के बैचेस हैं, जिसमें कि मैं पूरी तरह से तैयारी कराता हूँ। एक्सट्रीम ऑरा बैच जो है, जिसमें कि एक्सट्रीम ऑरा नंबर 1, 2 और 3 शामिल हैं, ये 69,000 का बैच है, जिसमें मैं 15 महीने देता हूँ और फुल कांटेक्ट अपने से रखता हूँ। असाइनमेंट चेक कराने, नोट्स चेक कराने की सारी सुविधाएं प्रदान करता हूँ। थॉट डेवलपमेंट बैच भी है, जिसे एक्सट्रीम ऑरा नंबर 2 कहते हैं, मात्र 15,000 का। आपने कहीं भी कोचिंग की हो, आप एक्सट्रीम ऑरा नंबर 2 ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आपका थॉट इतना डेवलप हो जाए कि मेंस आंसर राइटिंग और निबंध में आपको कोई समस्या नहीं आएगी। 80 वीडियो का बैच है, 6 महीने का बैच है,
जानकारी उसी व्हाट्सएप नंबर पर कर सकते हैं। तो आपको इन एग्ज़ाम देने के लिए ग्रेजुएट होना चाहिए। एग्ज़ाम की डेट को पीसीएस के लिए, यूपी पीसीएस के लिए आपका ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। एग्ज़ाम की डेट नहीं, फॉर्म भरने की डेट को। आप जब फॉर्म फिलअप करते हैं तो उस वक्त आपके हाथ में डिग्री और मार्कशीट वगैरह होनी चाहिए यूपी पीसीएस के लिए। 1 जुलाई को आपकी एज 21 साल कंप्लीट हो गई होनी चाहिए यूपी पीसीएस के लिए। 21 से 40 साल यूपी पीसीएस के लिए उम्र है और एससी एसटी के लिए 45 साल तक है। चांस लिमिट कोई भी नहीं है। यूपीएससी के लिए 1 अगस्त एग्जाम ईयर को एज कैलकुलेट की जाती है। 21 ईयर से लेकर होनी चाहिए आपको 32 ईयर्स तक। 3 साल की छूट मिलती है ओबीसी को और 5 साल की छूट मिलती है एससी एसटी को। चांस लिमिट में भी उसी प्रकार 6 चांस मिलते हैं जनरल को, 3 चांस एक्स्ट्रा मिलते हैं ओबीसी को और चांस की कोई लिमिट नहीं है एससी एसटी के लिए। तो ये तो बातें हैं एलिजिबिलिटी की। बाकी चीज़ें आप विज्ञापन से देखिए। लेटेस्ट विज्ञापन आप डाउनलोड कीजिए upsc.gov.in की वेबसाइट से और उस विज्ञापन में जो लिखा है पढ़ लीजिए। सिलेबस वहीं से नोट करिए। सिलेबस के लिए कोचिंग्स की वेबसाइट पर मत जाइए। कोचिंग ज़्यादातर जो पढ़ाती हैं उसको तोड़ मरोड़ के सिलेबस में डाल देती हैं और आप जब सिलेबस पढ़ते हैं फिर आप जब उनके यहाँ एडमिशन लेते हैं तो वो वही पढ़ा के छुट्टी कर देते हैं और कहते हैं यही सिलेबस है। आपने एक्चुअल सिलेबस देखा ही नहीं। एक्चुअल सिलेबस आपको विज्ञापन में मिलेगा। तो विज्ञापन डाउनलोड करिए। हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है। जब आप यूपीएससी की वेबसाइट पे जाते हैं तो ऊपर ऑप्शन होता है कि हिंदी या इंग्लिश। आप हिंदी चूज़ करेंगे तो सब कुछ हिंदी में आएगा और इंग्लिश चूज़ करेंगे तो सब कुछ इंग्लिश में आएगा। सभी सरकारी वेबसाइटों का यही नियम है। तो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों से आप ये काम कर सकते हैं। ठीक है ना। अब इसके बाद बात आती है कि परीक्षा योजना क्या है। तो प्रिलिमिनरी में एक तो जीएस का पेपर होता है 100 क्वेश्चन का और दूसरा पेपर होता है सीसेट का जिसे कहते हैं सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट 80 क्वेश्चन का। ये क्वालिफाइंग है। इसे आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है, यानी कि 28 क्वेश्चन सही होने चाहिए। रीजनिंग मैथ्स से कभी 28 क्वेश्चन नहीं आते हैं, नेवर। और रीजनिंग मैथ्स मेंस में नहीं आता, ना इंटरव्यू में पूछा जाता है। इसलिए आपको कॉम्प्रिहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंटरपर्सनल स्किल और डेटा इंटरप्रिटेशन, इन सब चीज़ों को मास्टर करना चाहिए। कॉम्प्रिहेंशन आपका प्री मेंस इंटरव्यू सब में काम आएगा और कॉम्प्रिहेंशन से अकेले से 28 क्या 30-35 क्वेश्चन तक मिल जाते हैं। कॉम्प्रिहेंशन तैयार करने के लिए आपको द हिंदू का एडिटोरियल पढ़ना आ जाना चाहिए। उसके आर्टिकल्स को समझना आ जाना चाहिए। उन्हें समझने के लिए अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो डेली आप जो है 10-12 शब्द नोट करिए, डिक्शनरी मीनिंग निकालिए और उनको याद करिए। 1-2 महीने में आप द हिंदू पढ़ने लायक हो जाएंगे, ये गारंटेड है। वेबसाइटों पर मत जाइए, यूट्यूब के चैनलों पर मत जाइए जो द हिंदू पढ़ना सिखाते हैं। आप स्वयं पढ़ना सीखिए, सीख जाएंगे। ये गारंटेड है 100%। सिर्फ एक ही तरीका है, जो कठिन शब्द हैं उनको अंडरलाइन करिए, उनके मीनिंग समझिए और जो मुहावरे और कहावतें दिए होते हैं उनका भी अर्थ समझिए। बीटिंग बिहाइंड द बुश अगर लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि झाड़ी पीटना। आपने देखा बीटिंग माने पीटना और बुश माने झाड़ी, झाड़ी पीटना है। बीटिंग बिहाइंड द बुश का मतलब है बिना मतलब के पीछे पड़ना किसी चीज़ के। तो ये अर्थ भी पता होने चाहिए। तो इस तरह से द हिंदू आप पढ़ना सीखें। हिंदी के लिए हिंदुस्तान अखबार, राष्ट्रीय सहारा, दैनिक भास्कर और भास्कर की आह जिंदगी, नवनीत मासिक पत्रिका, कादम्बिनी मासिक पत्रिका, योजना, कुरुक्षेत्र, इनको पढ़िए। इनको पढ़ के जो शब्द समझ में ना आए उनका अर्थ नेट से सर्च करिए। मेहनत करनी पड़ेगी बेटा, तभी इतना बड़ा पद मिलेगा। ये इतने बड़े पद यूं ही हवा में हलवा की तरह नहीं मिल जाते हैं। ये नहीं प्रसार बटराहे मिल गए हैं। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। मैंने की है, मैं जानता हूँ। जो लोगों ने नहीं की है, जो कभी पास नहीं हुए, वो क्या जाने। सारी कोचिंग में जो लोग पढ़ा रहे हैं वो कभी भी आईएएस पीसीएस पास नहीं हुए। कुछ लोग तो झूठा क्लेम करते हैं कि मैं फलाने साल में एक बड़ी भारी प्रसिद्ध कोचिंग है, उनकी कीर्ति कीर्ति पताकाओं में फैल रही है, पताकाएं चारों दिशाओं में फैल रही हैं, है ना। और बड़ा ही आपको बताते हैं कि फलाने साल में जो है पहले ही प्रयास में यूपीएससी में सफल हो गए थे। अरे भाई, आपका आईआर रैंक क्या था, एआईआर रैंक क्या था, आप किस पद पर सेलेक्ट हुए बताइए। मैं तो ठोंक के बताता हूँ कि मैं असिस्टेंट कमिश्नर हुआ, ट्रेजरी ऑफिसर हुआ, रीजनल ऑडिट ऑफिसर हुआ, 3 पद मैंने प्राप्त किए, बीडीओ एमपी पीसीएस में हुआ। पता करिए, वेरीफाई कर लीजिए, आरटीआई डालिए,
आराम से। कौन सी दिक्कत है? मुरादाबाद में पोस्टिंग रही मेरी 1983 से लेके 86 तक। ट्रेजरी में जाइए, मेरा नाम लिखा मिलेगा, प्रमोद कुमार दीक्षित, आनंद प्रदीक्षित मेरा पैन नेम है, जिस नाम से मैं यहाँ पर आपके समक्ष उपस्थित होता हूँ। मेरे परिचय में लिखा हुआ है सारी बातें। तो अगर दम है तो अपना असली पद बताएं, लोग झूठ क्यों बोलते हैं? तो बेटे एक बात बताइए कि 10th में आपने 10th फेल से ट्यूशन नहीं की, 12वीं क्लास में 12वीं फेल से ट्यूशन नहीं की, ग्रेजुएशन में बीए फेल से ट्यूशन नहीं की, बीटेक में बीटेक फेल ने आपको नहीं पढ़ाया। आईएएस पीसीएस को मजाक समझ रखा है कि जो कभी पास नहीं हुआ वो आपको पास करा देगा। नहीं करा पाएगा, नहीं करा पाएगा, नहीं करा पाएगा, ये जान लीजिए। इसलिए आपको मेरा कोई ना कोई कोर्स अवश्य ज्वाइन करना चाहिए, और नहीं तो कम से कम सब्सक्रिप्शन बैच में आइए। मात्र 2200 रुपये P1 चैनल के लिए। यानी इस चैनल पर जो वीडियोस अब मैं नहीं डालता, अब मैं टीचिंग वीडियोस नहीं डालता, तो अगर आपको टू द पॉइंट सब्जेक्ट के फोकस वीडियोस देखने हैं, और P2 चैनल यानी आनंद डिवाइन, लाइफ से जुड़े हुए, स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए, इस बार के तो निबंध सारे उसी चैनल से आए हैं, मेरे उसी चैनल से। तो अगर उस पर आना है तो वो P2 बैच है, 2200 रुपये प्रति चैनल, दोनों मिला के 4400 नहीं, केवल 4000, और वो भी लाइफ टाइम। ये 1 साल की फीस होती है, हर साल फ्री रिन्यूअल है, यानी लाइफ टाइम के लिए आप मात्र 4000 रुपये में आते हैं। जानकारी आप व्हाट्सएप पर करिए तो आपको सब कुछ मिलेगा। यानी कि सोचिए कि साल में आपको 312 वीडियोस मिल रहे हैं, और वो वीडियोस जो है लाइफ टाइम के लिए मिल रहे हैं, और मात्र 4000 रुपये में। इतना कम आपको कहाँ मिलेगा? तो ये तो सबसे पहला चरण है कि आप इनको ज्वाइन करिए, फिर सेल्फ स्टडी करिए, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन जब दिशाहीन आप भटक रहे हैं, आपको तमाम स्वार्थी तत्व आपको दिशाहीन भटका रहे हैं, गलत सलत चीज़ें पढ़ा रहे हैं, खुद जिन्हें आता नहीं है, खुद निकल नहीं पाए हैं, आपको आईएएस बनाने की दम भर रहे हैं, ये सोचने की बात है आपके लिए, मेरे लिए नहीं। मैं तो सोच चुका हूँ, मुझे एडमिशन्स की कोई कमी नहीं है। अब दूसरी बात यह है कि मैं दूसरी ही कहता हूँ, चाहे भले ही चौथी बात हो चाहे पांचवी हो, मेरी आदत है कहने की। तो दूसरी बात यह है कि आईएएस पीसीएस के लिए जो परीक्षा योजना है, तो प्रिलिमिनरी हो गया। अब प्रिलिमिनरी जब आप पास होते हैं, इसके नंबर नहीं जोड़ते हैं, तब मेंस परीक्षा होती है। मेंस के अंदर जीएस के 4 पेपर हैं। डिटेल सिलेबस आप विज्ञापन में देखिए, मैंने वीडियोस बनाए हुए, इसी चैनल पर वीडियो मौजूद हैं, अगर आप देखेंगे तो मिल जाएंगे। विस्तार से मैंने चर्चा की है, हर वीडियो मैंने उसके लिए ज़रूरी किताबें बताई हैं, कैसे पढ़ना है ये बताया सारा। ढूंढिए, सर्च करिए, मेरे चैनल को खंगाल डालिए, आपको वो सब वीडियोस मिलेंगे। मैं 500 वीडियो अपलोड किए बैठा हूँ, आप देखते नहीं हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ। अब इसके बाद जो है जीएस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ 4 पेपर हैं। एक निबंध का पेपर है जिसमें 600 शब्द का निबंध फिलहाल आता है इन दिनों। हिंदी वाले हिंदी में लिखते हैं, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखते हैं। और एक जनरल इंग्लिश का पेपर आता है, उसमें सब कुछ इंग्लिश में ही है। और एक जनरल हिंदी का पेपर आता है, सब कुछ हिंदी में है। हिंदी वाला पेपर हिंदी में कह रहा हूँ इसलिए, वैसे उसका नाम है एक भारतीय भाषा। आप गुजरात के हैं तो गुजराती ले सकते हैं, पंजाबी पसंद करते हैं तो पंजाबी ले सकते हैं, बंगाल के हैं तो बंगाली ले सकते हैं, जो भाषा आप चाहें, जो उसमें भाषाएं प्रेस्क्राइब्ड हैं, उनमें से एक भारतीय भाषा आप ले सकते हैं। इसके बाद आती है बात कि निबंध हो गया, 2 ये हो गए, और 4 पेपर वो हो गए। अब आते हैं ऑप्शनल पेपर पर। एक ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना होता है, 2 पेपर होते हैं। मैं उस सब्जेक्ट को बेहतर मानता हूँ जो सब्जेक्ट आपको जीएस में सब कुछ देता है। मेरे हिसाब से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब कुछ देता है। इस पर विस्तार से मैं वीडियोस बना चुका हूँ, मेरे चैनल पर खंगालिए, ऑप्शनल सब्जेक्ट के नाम से आपको वीडियोस मिल जाएंगे। और मैंने हर कोचिंग ज़्यादातर वो ऑप्शनल बताती है सबसे अच्छा जो वो पढ़ाती है। आप कहेंगे आप भी तो पब्लिक एड पढ़ाते हैं इसलिए पब्लिक एड को अच्छा बताते हैं, नहीं, ये बात नहीं है। मैं पब्लिक एड नहीं, मैंने हिंदी साहित्य पढ़ा है ऑप्शनल के रूप में, केमिस्ट्री पढ़ाई है ऑप्शनल के रूप में, पॉलिटिकल साइंस पढ़ाई है, सोशलॉजी तो बहुत ज़्यादा पढ़ाई है, साइकोलॉजी पढ़ाई है, ये सब मैंने ऑप्शनल, हिस्ट्री पढ़ाई है। ये सब मेरी क्वालिफिकेशन 7 विषयों में, मैं पीजी, पीएचडी, डीफिल इत्यादि मेरी क्वालिफिकेशंस हैं, तो मैं वो सब सब्जेक्ट पढ़ा सकता हूँ। पीसीएस में 4 ऑप्शनल होते थे और मैथमेटिक्स कंपलसरी होता था। आई कैन टीच यू, मेरे सामने कोई मजबूरी नहीं है। लेकिन पब्लिक एड मैंने पाया कि सबसे अच्छा विषय है। जीएस 1, 2, 3, 4 सब में पब्लिक एड आता है, और जीएस 4 पेपर तो पब्लिक एड से भरा पड़ा है। निबंध और इंटरव्यूज़ में भी पब्लिक एड का बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में मैं लोक प्रशासन को रिकमेंड करता हूँ। बाकी इसका नाम ही ऑप्शनल है, वैकल्पिक विषय है, ऐच्छिक विषय है, आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। आप स्वयं अपनी इच्छा से तय करिए, मुझे कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल ही नाम मात्र के लिए, ठीक है ना।
तो ये चीज़ें आपकी इच्छा पर डिपेंड करती हैं। तो नेचुरली आप अपनी इच्छा का पालन करें। मुझे दोष मत दीजिए कि आपकी वजह से मैंने पब्लिक एड ले लिया था। अब पब्लिक एड आपने मुझसे तो पढ़ा नहीं है, रद्दी किताबों से या रद्दी कोचिंग में किसी में आपने पढ़ा और आप पास नहीं हुए, तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। इसके अतिरिक्त बात ये आती है कि इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट से बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। अगर आपने मेरे अनुसार तैयारी की है, और ये तो मैं फ्री चैनल पे बहुत बता चुका हूँ, अगर आपने वो तैयारी की है देन यू कैन डू वेरी वेल। कोई भी समस्या नहीं है किसी भी प्रकार की। आप इंटरव्यू की तैयारी करनी ही नहीं होती है आपको। इंटरव्यू के लिए बस आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना होता है, आपको शान से रहना होता है, आन बान शान से आपको जाना है। एक बड़ा ही अच्छा अवसर आपके सामने आया हुआ है और उस अवसर का फ़ायदा उठाइए। उन लोगों से मिलिए जो आपके नौकरी देने वाले हैं, उनके सामने जाइए, उन्हें प्रणाम करिए, उनसे अच्छे से बात करिए। वो आपसे बात करने आए हैं, आपके परिवार के बड़े बुजुर्ग लोग हैं, आपसे मिलने आए हैं। वो कोई अश्लील प्रश्न नहीं करते। ऐसे कोई सवाल इंटरव्यू में नहीं आते जो यूट्यूब पर तैरते रहते हैं कि मैं आपकी बहन के साथ भाग जाऊं तो आप क्या करेंगे। तो उसका आदर्श उत्तर बताया जाता है कि आपसे अच्छा वर हमें कहाँ मिलेगा सर, मेरे लिए तो ये सौभाग्य की बात होगी। ये मूर्खतापूर्ण बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। क्या किसी आईएएस एस्पिरेंट की बहन का विवाह 65 साल के बुजुर्ग आदमी से करना कोई आईएएस एस्पिरेंट पसंद करेगा? ये बताइए, और वो भी जिसके बच्चे और नाती पोते हों। ये मूर्खतापूर्ण बातें हैं जो यूट्यूब चैनल्स पे आती हैं कि अचानक कि अगर आपको पता लगे कि आपकी माँ एक वेश्या है, अगर आपको पता चले कि सुबह उठकर के आप गर्भवती हैं, लड़कियों से ऐसे प्रश्न कि लड़कियों से ये प्रश्न कि आपके आगे ये गोल गोल क्या लटक रहा है, इस तरह के प्रश्न मूर्खतापूर्ण ये सब नहीं पूछे जाते। कभी भी इंटरव्यू में कोई ट्रिकी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते कि 2 गुणा 4 बराबर फलाना, 4 गुणा 8 बराबर फलाना। ये सब बेवकूफ़ी की बातें हैं, ये सब प्रश्न नहीं पूछे जाते। बड़ी बढ़िया बातें होती हैं, बहुत अच्छी। मैंने इंटरव्यू पे कई वीडियो बनाए हैं, आप देखिए तो इतने वीडियोस मैंने बनाए हैं। पर्सनैलिटी भी बहुत से वीडियोस बनाए हैं, और नहीं तो मेरा बैच ज्वाइन करिए पर्सनैलिटी वाला। जब आपको इतना बड़ा करियर चाहिए तो थोड़े बहुत तो अमाउंट खर्च करना चाहिए आपको। इसके लिए ये इन्वेस्टमेंट होता है, हमें कुछ बड़ा हासिल करना होता है तो हम कुछ ना कुछ तो इन्वेस्ट करते हैं, तो वो करना चाहिए। जो P1 बैच है, P2 बैच है, इसके अंदर सब कुछ मिलता है, आपको सारी चीज़ें मिलती हैं, और इतना सस्ता है, मात्र 4,000 रुपये में। नहीं तो पर्सनैलिटी बैच 15,000 का है, थॉट डेवलपमेंट बैच 15,000 का है, और पूरा एक्सट्रीम ऑरा बैच जो है वो 69,000 का है। प्लेटिनम बैच 1,80,000 का है पब्लिक एड सहित। गोल्ड बैच बिना पब्लिक एड के 1,35,000 का है। टेस्ट सीरीज अकेली आप ज्वाइन कर सकते हैं 15,000 में। टेस्ट सीरीज पर 80 वीडियो मिलते हैं आपको, हज़ारों क्वेश्चन है और आंसर दिए गए हैं सब में। आप अपने आप को एवेल्युएट कर सकते हैं बड़े आराम से। सब कुछ मौजूद है, 11-12 तरह के बैचेस मौजूद हैं, सब्सक्रिप्शन बैचेस मौजूद हैं, जो ये P1 P2 हैं, ये सब मौजूद हैं। करिए तो आप लोग। तो एक तो आपके इस प्रश्न का उत्तर मैंने बताया कि वैकल्पिक विषय की बात है। अब मीडियम की बात ये, एक इतनी बड़ी गलतफहमी व्याप्त है कि हिंदी मीडियम वाले बहुत सफ़र करते हैं। नहीं, देखिए, किसी मीडियम वाले को नुकसान या फ़ायदा तब हो सकता है जब हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वालों की कॉपियां एक साथ चेक हो रही हों। मान लीजिए मैं चेक करने बैठा हूं, ये हिंदी की कॉपी रखी है, इंग्लिश की रखी है। मैंने हिंदी मीडियम की देखी, कम नंबर दिए, इंग्लिश वालों को ज़्यादा नंबर दिए, पास कर दिया। ऐसा नहीं होता है। हिंदी मीडियम की कॉपियां चेक करने का एग्जामिनर अलग होता है। और अभी मैं ऐसी बात बताऊंगा कि आप कहेंगे कि निहायत मूर्खतापूर्ण बात है कि हिंदी मीडियम वालों के साथ भेदभाव होता है। एकदम मूर्खतापूर्ण बात है। लेकिन एक बात पहले समझिए कि हिंदी मीडियम की कॉपियां हिंदी का एग्जामिनर चेक करता है, वो हिंदी वालों को क्यों फेल करेगा? उसकी एग्जामिनरशिप नहीं चली जाएगी जब सबको फेल ही कर देगा, फिर हिंदी कोई लेगा नहीं। एक कॉमन सेंस की बात है ना, एक निहायत ही कॉमन सेंस की बात है, जो एक लेमैन, बिल्कुल एक साधारण बुद्धि का आदमी भी समझ सकता है कि वो क्यों फेल करेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम प्रिलिमिनरी एग्जाम में कहीं पे आइडेंटिफाई होता है? कोई कॉलम ऐसा होता है प्री का फॉर्म भरने में कि आप किस मीडियम के? नहीं। आपकी कॉपियां कंप्यूटर चेक करता है। आप अपने ज्ञान के अनुसार गोले भरते हैं। गोले हिंदी और अंग्रेजी में तो भरे नहीं जाते हैं। तो अगर आप हिंदी मीडियम के हों चाहे अंग्रेजी मीडियम के हों, कंप्यूटर चेक करता है, पास फेल तो वही हो गया ना। आपके ज्ञान के आधार पर हुआ, ना कि मीडियम के आधार पर हुआ। उन्हें नहीं पता है कि आप हिंदी मीडियम के हैं कि अंग्रेजी मीडियम के हैं। आपका उत्तर सही है, आप पास हो गए। तो जब आपको कंप्यूटर ने पहले ही उड़ा दिया तो फिर आगे की संभावना कहाँ रहेगी? यूपीएससी कोई आंकड़े जारी नहीं करता कि इतने लोगों ने, हिंदी मीडियम वालों ने मेंस दिया
और इतने इंग्लिश मीडियम वालों ने मेंस दिया। ये मूर्खतापूर्ण अफवाहें हैं, इन चक्करों में न पड़िए। हिंदी मीडियम से निशांत जैन आईएएस की तीसरी पोजीशन, तीसरी रैंक पे आ सकते हैं, तो आप क्यों नहीं आ सकते? हिंदी मीडियम से मेरे तमाम छात्र निकले हैं आईएएस पीसीएस में। मेरे प्रोस्पेक्टस में जब तक ऑनलाइन क्लास नहीं चलते थे 2017 के पहले तक, तब तक प्रोस्पेक्टस में सबके नाम लिखे रहते हैं। सामने बच्चे रहते थे, पता रहता था कौन प्री दे रहा, कौन मेंस दे रहा, कौन इंटरव्यू दे के आया, कौन निकल गया। शोभा यात्रा निकलती पूरी सारी। अब तो ऑनलाइन पढ़ते हैं, कोर्स खत्म करके चले जाते हैं, मुझसे कोई संपर्क नहीं रखते हैं, तो मुझे क्या पता कि वो निकला या नहीं निकला। सो दैट इस समय मैं नहीं बता सकता 2018 से कि कौन निकला कौन नहीं निकला। जो बताता है उसकी सूचना जरूर जाती है और अखबारों में समाचार आते हैं, जो लोग सूचित करते हैं। तो बच्चे तो हर साल निकलते ही निकलते हैं। बस ये ज़रूर है, पहले तो एक एक बच्चे का पता रहता था, अब नहीं रहता। जो लोग स्वयं सूचित करते हैं और प्रमाण देते हैं, केवल सूचना से नहीं, मैं प्रमाण लेता हूँ पूरा, तब उसके बाद। अभी मैंने इंटरव्यू का वीडियो बनाया है पर्सनैलिटी के बारे में। उस वीडियो में सबसे ऊपर जो हिमांशु शुक्ला की फ़ोटो है, हमारे छात्र हैं हिमांशु शुक्ला, और जो कि आईएएस प्रॉपर में, जिसको आप प्रॉपर कहना ज़्यादा पसंद करते हैं, सेलेक्ट हुए हैं। कई लोग पूछे सर इंटरव्यू के बाद। बेटा, सेलेक्ट होने का मतलब ही इंटरव्यू के बाद है, नहीं तो क्वालिफाई करना कहते हैं। प्री क्वालिफाई किया जाता है, मेंस क्वालिफाई किया जाता है, और जब सिलेक्शन होता है इसका मतलब इंटरव्यू हो चुका, कलेक्टर हो गया, यानी कलेक्टर होने के लायक हो गया। होने में तो देर लगती है, कई साल लगते हैं। तो हिमांशु शुक्ला की फ़ोटो छपी, आप उनकी पर्सनैलिटी देखिए, ब्लैक शर्ट में और एक लाइट कलर के ट्राउजर्स में, पूरे क्लास के बीच में आ रहे हैं। मेरा ही क्लास है वो, उस क्लास के बीच में चलते हुए आ रहे हैं। आप देखिए क्या गजब की पर्सनैलिटी है। मैंने पहले भी पर्सनैलिटी के ऊपर जो है कई छात्रों की फ़ोटो डाली हुई हैं। मेरे तमाम सारे छात्र जो हैं वो हैं हमारे तमाम यूट्यूब के चैनल्स में, थंबनेल्स में उनके वीडियोस पड़े हुए हैं। अब सारा चैनल आप देखेंगे नहीं तो मैं सारी बातें एक बार में कैसे बता दूंगा। ये तो आपको स्वयं सोचना चाहिए कि सब बातें एक ही समय तो नहीं हो सकती हैं, तो उनको ध्यान से देखिए। तो अब आपके मेरे ख्याल से ये सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाते हैं। अब दूसरी बात यह है कि गुरुजी, सेलेक्ट होने की संभावना कितनी है? सेलेक्ट होने की संभावना कोई नहीं बता सकता। आपकी सारी तैयारी बनी रहे, कहो आप सेलेक्ट ना हो, आपकी तैयारी थोड़ी कम है तब भी आप सेलेक्ट हो सकते हैं। डिपेंड करता है नंबर ऑफ वैकेंसी पे। कट ऑफ कोई नहीं बता सकता कितनी जाएगी। कट ऑफ कई चीज़ों पर डिपेंड करती है। प्रश्न पत्र कितने आसान आए थे या कितने कठिन आए थे, और कितनी वैकेंसीज हैं। ये दो फैक्टर तो मुख्य हैं ही, इन पर डिपेंड करता है कितनी कट ऑफ जाती है। तो कट ऑफ सब एग्जाम्स की अलग अलग होती है। दूसरी बात है, कट ऑफ पे ध्यान मत दीजिए, टॉपर ने कितने नंबर पाए इस पे ध्यान दीजिए। टॉपर के नंबर कितने थे, आप टारगेट रखिए अपना कि मुझे टॉपर जैसे नंबर लाने हैं, तो कट ऑफ की आपको चिंता नहीं रहेगी। कट ऑफ की चिंता करेंगे तो कोई रद्दी सी पोस्ट मिलेगी, लास्ट वाली जो होती हैं बिल्कुल बची खुची एकदम से, वो मिलेंगी। तो इसलिए कट ऑफ की चिंता नहीं करनी चाहिए। चिंता करनी चाहिए टॉपर को नंबर कितने मिले। आईएएस पीसीएस में 60% नंबर अगर आ जाते हैं आईएएस में, तो इंसान टॉपर बन सकता है। पीसीएस में करीब 70-75% नंबर की ज़रूरत पड़ती है टॉप करने के लिए। कट ऑफ की बात मैं नहीं करता, मैं टॉपर रहा हूँ 1982 बैच का, मैं 83 बैच का मैं टॉपर हूँ असिस्टेंट कमिश्नर में, और मैं सदैव हर क्लास में टॉपर रहा हूँ। 4 फर्स्ट क्लास है मेरा, 4 फर्स्ट क्लास फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। तो इसलिए मैं तो टॉप की बात करता हूँ, मैं नीचे की कोई बात नहीं करता, और तुम्हें भी वहीं ले जाना चाहता हूँ जहाँ मैं पहुँचा हूँ। याद रखिए, जब आपका टीचर ही वहाँ नहीं पहुँचा है जहाँ आपको ले जाना चाह रहा है, तो आपको क्या ले जाएगा। लेकिन आप ज्वाइन करते हैं जाके फलानी ढिमाकी, ये वो ताजियाम, ये डेवलप करना है, वो डेवलप करना है, ये सब आप ज्वाइन करते हैं। आपकी अपनी इच्छा है, जो आप ज्वाइन करना चाहें करें। फिर उसके बाद जब 5-6 साल में जब पछताएंगे, मेरी एक बात याद ज़रूर कर लीजिए, वो व्यक्ति जो खुद पास नहीं हुआ आपको पास नहीं करा सकता। सिलेक्शन खरीद सकता है, उसके कोचिंग में तमाम सिलेक्शन टंगे होंगे, खरीद सकता है, लेकिन आपको पास नहीं करा सकता। ये ध्यान रखिए। तो आज मैंने आपको काफ़ी सारा ज्ञान दे दिया है, मेरे ख्याल से ये पर्याप्त है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।